बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्सेनिक अमल। आज हम इसकी 10 अलामात को डिस्कस करेंगे। आर्सेनिकम एल्बम हमारी ऐसी दवा है जो तकरीबन तमाम अमराज में इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से है। यानी इसके बगैर अगर आप कहें कि प्रैक्टिस हो जाएगी, मुमकिन नहीं है। एंजाइटी से लेके कैंसर तक के बहुत सारे अमराज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और इसकी सबसे ज़्यादा अहम अलामात ज़हनी अलामात हैं। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे बड़ी और पहली अहम अलामत इसकी शदीद बेचैनी है और ये बेचैनी आपको बुखार में भी मिलेगी और किसी दर्द में भी मिल सकती है। ये बेचैनी आपको एंजाइटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और इसके अलावा हार्ट अमराज में देख लें, क्रॉनिक अमराज में देख लें, तो ये यानी बेचैनी जो है इसका खासा है। अगर आप इस बेचैनी को आर्सेनिक में से निकाल देते हैं तो आप समझ लें कि आपने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है। तो यानी ये बेचैनी इसकी पहली अलामत है। इसकी दूसरी बड़ी अलामत कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी अचानक से वाक़ होती है। ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? मसलन आप देखेंगे कि सडनली एंजाइटी के मरीज़ में देखें ना, काफ़ी अर्सा नेगेटिविटी जब दिमाग में चलती रहती है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि खाना पीना भी छोड़ गया, सडनली अचानक से उसकी धड़कन तेज़ होती है और जिस्म ऐसे निडाल सा होने लगता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हाथ पाँव भी नहीं हिला सकता और ये अचानक से होता है। यानी किताबों में लिखा है कि मरीज़ उस अचानक होने वाली अचानक कमज़ोरी के ऊपर बेहद परेशान होता है और उसी परेशानी की वजह से भी बाज़ औक़ात में एंजाइटी में चला जाता है मज़ीद कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं होने लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसा होने लगा। तो ये अचानक कमज़ोरी जो है इसकी ये दूसरी बड़ी अलामत है। ये कमज़ोरी आपको खून की कमी के मरीज़ों में भी मिलेगी, इसलिए ये एनीमिया की भी बहुत बड़ी दवा है। इसी तरीके से ये इसकी जो आपने अक्सर देखा होगा, मरीज़ कहता है मैं पखाना करता हूँ, एक तो मोशनों की बात कमज़ोरी है ना, वो तो है ही है, लेकिन नॉर्मल पखाना है, कहता है पखाना करता हूँ और उसके बाद बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। उसकी भी ये एक मुस्तनद दवा है आर्सेनिक अमल। यानी बजाय इसके कि कमज़ोरी के नाम के ऊपर हम बहुत सारी ऐसी दवाएं दें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टॉनिक के तौर पर, आप सिम्प्टोमेटिक आएँ तो ये पुरानी कमज़ोरी को, जिस तरह इसकी कमज़ोरी ख़त्म होती है दवाओं से, इसकी कमज़ोरी इम्प्रूवमेंट भी इसी तरीके से आती है, बेहतरी भी इसी तरीके से आती है उसके अंदर। तीसरी बड़ी इसकी अलामत जलन है। देखिए अलामत बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेंगी ऐसी जलन के हवाले से, लेकिन हमें असल मैटेरिया मेडिका में आपने ये देखना है कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। यानी जलन की अलामत क्या है कि जलन है और ऐसी जलन को बजाय ठंडक से सुकून मिलने के गर्मी से सुकून मिलता है और ठंडक से जलन बढ़ती है। तो ये कहाँ हो सकती है? यानी मैदे के कैंसर के मरीज़ों में अक्सर ये अलामत मिल जाती है। उसमें आप देखेंगे मैदे के पुराने मरीज़ों के अंदर बर्निंग जलन होती है, लेकिन क्या होता है उल्टा वो ठंडा पानी पिए उससे भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। वो कहता है कि मैं गर्माइश देता हूँ या कोई गर्म चीज़ पीता हूँ तो मुझे उससे सुकून मिलता है। आम मैदे में ऐसा नहीं होता जलन में, लेकिन मैदे के कैंसर के मरीज़ों के अंदर भी ये सिम्टम आती है। तो वहाँ आर्सेनिक उसकी बेचैनी को भी कम करती है, उसकी खौफ घबराहट को भी कम करती है और इस जलन और दर्दों को भी कम करती है। इसी तरीके से आप देखें कि ख़ारिश है, मरीज़ खुजलाता है और खुजलाते खुजलाते रात को ज़्यादा होता है और उसमें जलन होती है और उस जलन को जैसे ही ऊपर चादर ले लेता है, रज़ाई ले लेता है, लिहाफ ले लेता है तो उसे उसको सुकून मिलता है, जबकि जैसे रज़ाई उतारता है तो उससे हवा लगती है और उससे क्या होता है ख़ारिश बढ़ जाती है। ख़ारिश के साथ अगर जलन है तो मौजू हमारा जलन है तीसरे, तो उसमें भी ये आर्सेनिक आपके पास दवा है। इसी तरीके से बवासीर में हम दूसरी दवाओं की तरफ जाते हैं, यकीनन वो बहुत अहम दवाएं हैं, लेकिन अगर मरीज़ को जलन होती है और उस जलन को गर्माइश से सुकून मिलता है तो वहाँ पर भी आर्सेनिकम एल्बम बेहतरीन दवा है। चौथी इसकी अहम अलामत इसकी रात के वक्त ज़्यादा होती हैं, बहुत बड़ी अलामत है और आपको अक्सर आजकल मरीज़ों में ये इतना मिलेगा कि रात के वक्त एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, रात के वक्त अलामत बढ़ती हैं। मसलन कौन कौन सी? बेचैनी है, दिन में भी हो सकती है लेकिन रात को इसकी शिद्दत बढ़ जाएगी। खौफ इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मौत का खौफ, अंधेरे का खौफ, दम घुटने का खौफ, ये मुख्तलिफ खौफ हैं, इनको मैं अगले स्टेप के ऊपर डिस्कस करता हूँ। वो खौफ भी दिन में भी हैं, रात को और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शिद्दत आती है। अगर सांस में तंगी है, बहुत बड़ी अलामत है, दमे में सांस में तंगी होती है और मरीज़ आगे की तरफ झुककर बैठता है और उससे थोड़ा फाका होता है, तो ये दमे का मरीज़ आपको मिलेगा, वो भी रात को वक्त क्या होता है बढ़ता है। डस्ट एलर्जी का मरीज़ है, सांस में तंगी होती है और रात के वक्त अगर उसकी ये कैफियत बढ़ती है, आगे की तरफ झुकने से ज़रा उसे रिलीफ मिलता है, तो वो भी उसको क्या है रात के वक्त ये कैफियत बढ़ती है। यानी बुनियादी तौर पर बेचैनी है और बाकी अलामत जो हमने पढ़ी हैं रात के वक्त एग्रावेशन करती हैं, रात को बढ़ जाती हैं। अगली इसकी जो अहम अलामत है वो इसके खौफ हैं। मैं कहता हूँ कि आप
एंजाइटी का इलाज आर्सेनिक के बगैर कर ही नहीं सकते। इस वक्त दुनिया में भी अगर आप एनालिसिस करें ना, परसेंटेज लगाएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खौफ पाया जाता है वो अनजाना खौफ है कि मरीज़ हर वक्त कहते हैं कि कुछ हो जाएगा। वो और दवाओं के अंदर भी है, कैनाबिस इंडिका में, इसी तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम में और दवाओं में, लेकिन जो इसका खासा है ना वो किसी और दवा में नहीं। और अनजाना खौफ कि कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, और ये मरीज़ को बेचैन रखता है, ये खौफ उसको सुकून में नहीं रहने देता, और कभी आपको आर्सेनिक इस पे मायूस नहीं करेगी। मेरी लाइफ में शायद ही कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर ये कैफियत पाई हो, आर्सेनिक दी और मरीज़ ने कहा हो कि मेरी तबीयत के अंदर बेचैनी और ये कुछ हो जाने का खौफ और जो धड़का लगा रहता था वो कम नहीं हुआ। तो ये मरीज़ नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, वो एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा होता, उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, सीटी स्कैन नॉर्मल होते हैं, कभी वो ईसीजी करवा रहा होता है, हार्ट के मसाइल के अंदर मरीज़ को एक घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है। इस सारी बेचैनी के बाद उसका इलाज भी कोई निकल नहीं रहा होता, लेकिन सारी कैफियत के बाद जब हम आर्सेनिक उसको देते हैं तो मरीज़ रिलीफ भी महसूस करता है, और मरीज़ को आप उसकी कैफियत भी बता सकते हैं कि जो उसकी ज़हन की चल रही है, उससे मरीज़ के ऊपर जो आपका एतमाद है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। खौफ इसमें क्या है, एक तो मौत का खौफ है, और ये मौत का खौफ आर्सेनिक से डिफरेंट होता है। ये मौत का खौफ एकोनाइट से डिफरेंट होता है। एकोनाइट में होता है अर्जेंट खौफ, यानी अभी आप देखें मरीज को जैसे कोई हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक में कैसे होगा कि फौरन से ऐसे लगता है जैसे अभी मैं मरता हूँ, तो वो खौफ और तरह का होता है मरीज के अंदर, यानी वो वक्त करेगा जैसे अभी मैं मरता हूँ। जबकि जो आर्सेनिक का खौफ है वो फौरन मरने वाला खौफ नहीं होता कि जिसमें वो टाइम डिसाइड करे। जो ऐसे है जैसे किसी ने, डॉक्टर ने मरीज को बताया कि उसे कैंसर हो गया, उसके गुर्दे फेल हो गए। अब ये मरीज मायूस होता है और इसके अंदर भी मौत का खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो ये जो खौफ है मरीज के अंदर कि अभी कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा अनजाने से खौफ के साथ, ये आर्सेनिक का खौफ है, बेचैनी के साथ पाया जाता है। इसी तरीके से तन्हाई का खौफ, आर्सेनिक का मरीज तन्हा नहीं रह सकता। बच्चे हैं वो अकेले नहीं रह सकते। बात का रात को माँ बाप आकर अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात को बच्चे बहुत तंग करते हैं, सुलाते हैं, सोते नहीं, तंग करते रहते हैं। वो डांटते भी हैं, उनको मारते भी हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि क्या होता है कि रात को बार बार उठते हैं, माँ बाप के पास आकर लेटते हैं, तो बेचैन होते हैं, तंग होते हैं। जबकि मसला उनको सिर्फ ये होता है कि रात को वो तन्हाई के वक्त क्या है, एक खौफ और फियर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स के साथ आकर लेटते हैं। तो उनकी दवा भी आर्सेनिक होती है। इसी तरीके से मुझे अभी भी याद है कि एक केस हमारे पास, बैंक का एक ऑफिसर था, वो आता था और उसने बताया था कि मुझे कई साल हो गए शादी के बाद जब से प्रॉब्लम हुआ कि मैं बैंक में भी जाता हूँ तो अकेला नहीं जा सकता, बीवी को साथ लेके जाता हूँ, वो बैंक तक छोड़ने जाती है, अकेले। तन्हाई का खौफ है, अकेलेपन का खौफ होता है, पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आर्सेनिक ने उसकी जो कैफियत थी एक अजियतनाक, वो ख़त्म की। अब वो अकेले जाते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसी तरीके से दम घुटने का खौफ है। तो ये सारे अहम खौफ हैं जो आर्सेनिक का हिस्सा है। इसी तरीके से इसकी अगली अहम अलामत जो है सूजने हैं, ऑडिमा होता है, ख़ास तौर पर इसके पाँव के ऊपर। सूजन अमूमन होता है लेकिन ख़ास तौर पर ज़्यादा इसके पाँव के ऊपर सूजने होती हैं। अब आप देखें कि इसकी अप्रोच बेचैनी भी है, एंजाइटी, मौत का खौफ, और साथ में पाँव के ऊपर जो है ना सूजन है। ये कहाँ मिलेगी आपको? आप देखें कि जिन मरीज़ों की जिगर बढ़ जाता है लास्ट स्टेज के अंदर और तिल्ली बढ़ जाती है, उनके पाँव के ऊपर एडिमा होता है और उनकी ये कैफियत। इसकी अगर आप मरीज़ के फेस रीडिंग करें, फेस के ऊपर मायूसी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो आपको शक्ल देखने से पता लग जाएगा। फिर दूसरा एनेमिक होगा, मोम जैसा, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा यानी रेडनेस नहीं है। आर्सेनिक का मरीज़ पहचाना जाता है। जैसे आप रेनल फेलियर का मरीज़ देखें ना तो उसकी एक ख़ास कलर होता है जो आप दूर से ही पहचान सकते हैं, यानी 1000 लोगों में भी अगर वो बैठा है तो पहचाना जाता है। आर्सेनिक का मरीज़ इसके करीब करीब होता है या कम से कम वही होता है। तो जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है तो उससे भी ये कैफियत आ सकती है। इस तरह रेनल फेलियर के अंदर आप देखें कि वहाँ भी पाँव के ऊपर ऑडिमा हो जाता है, तो वहाँ भी पाँव के ऊपर, सूजनों के ऊपर एक ये आती तो बहुत बड़ी दवा है। इस तरीके से प्रोटीन ट्रेस होती है, जब प्रोटीन आने लगे, जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता है तो अल्ब्यूमिन ट्रेस होती है, ऑडिमा आता है, और मरीज़ की जो शक्ल है वो भी इसी तरह की होती है जिस तरह आर्सेनिक की होती है। तो वहाँ भी आर्सेनिक अमाल्गम बहुत बड़ी दवा है। इसी तरीके से फेफड़ों में पानी पड़ जाता है हार्ट की डिजीज़ की वजह से, ये फेफड़ों की वजह से, वहाँ आर्सेनिक बहुत बड़ी दवा है। सांस में तंगी होगी, मरीज़ लेटने में प्रॉब्लम होती है, लेटने में सांस में तंगी, रात को ख़ास तौर पर मुश्किल होती है। जब दम घुटता है, मौत का खौफ और बेचैनी भी बढ़ती है, तो आर्सेनिक की एक पूरी तस्वीर होता है मरीज़ उस वक्त। इसी तरीके से इसकी एक और अहम अलामत इसके ख्यालात भी हैं, बहुत सारे, लेकिन अहम ख्यालात जो ख़ास तौर पर
यानी मरीज़ कहता है कि मेरी तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही और मेरी तकलीफ़ लाइलाज है, और इसलिए वो बाज़ औक़ात मायूस होकर दवा खाना भी छोड़ देता है। तो आप ये मरीज़ आपको कहाँ मिलेंगे जो मरीज़ कहते हैं कि ये तकलीफ़ अब मैंने अब ठीक नहीं होना और मेरा किसी के पास इलाज नहीं है। चूँकि एक नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर मरीज़ का दिमाग चल पड़ता है, तो फिर वो क्या होता है, यानी एक पॉजिटिव माइंड को आप देखें, जब हम उसके टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट नॉर्मल हो गए, मरीज़ रिलैक्स हो जाता है, कहता है ठीक है, क्लियर हो गया, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव माइंड इतना होता है मरीज़ कि टेस्ट करवाने के बाद भी जब इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो ये और परेशान हो जाता है। ये कहता है इसका मतलब ये है कि रिपोर्टों में मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कोई अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। यानी उस पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव डायरेक्शन पर ले जाता है और उसकी वही तस्वीर बनती है जो आर्सेनिक की है। वो क्या है कि मरीज़ कहता है कि मेरी डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही और मेरा मर्ज़ लाजिम बात, जब डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही तो मरीज़ अंदर समझेगा मेरा मर्ज़ क्या है, लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये आर्सेनिक क्या करती है, यकीनन हमारा कानून कहता है कि जो अलामत दवा पैदा करती है वो ख़त्म करती है, और इस वही कैफियत इस वक्त आर्सेनिक की होती है। जब हम उसे आर्सेनिक देते हैं तो उसकी ये सोच अंदर से ख़त्म होती है और मरीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन पर आ जाता है। इसी तरीके से आर्सेनिक की एक और अहम अलामत उसके अखराजात भी हैं, यानी उसके जो अखराजात हैं वो तेज़ाबी होते हैं। वो अखराजात, नाक से नज़ला है तो छिला हुआ होगा उसका नोज़, बच्चा साफ़ कर करके रगड़ करके नाक छिल जाता है, दुखता है नज़ले में। इसी तरीके से इसके ज़ख्मों में, आपने इसको गैंग्रेन में पढ़ा है कि बहुत बड़ी दवा है, तो गैंग्रेन में क्या होता है, बर्निंग शुरू हो जाएगी। बर्निंग कैसे शुरू होती है, यानी गैंग्रेन तब होता है जब आपके किसी आर्गन में ब्लड सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई वहाँ रुक जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपने पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ प्लस होती है तो वो उसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। तो जब पीएच उसका एसिडिक होगा तो वो क्या करता है, वहाँ के जो सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, वो उनको गलाने लगता है, डैमेज करने लगता है, बर्निंग पैदा होती है उससे। तो उस वजह से गैंग्रेन में क्या होती है, जलन होती है। लेकिन आर्सेनिक कब वहाँ पर दवा होगी, जब उस जलन को गर्मी से सुकून मिलेगा। तो आर्सेनिक की गैंग्रेन को उसमें क्या होता है, तेज़ाबियत भी है और वहाँ जलन होगी उसके ज़ख्मों में, और उस जलन और तेज़ाबियत की वजह से ज़ख्म को गर्मी से सुकून मिलेगा। इसी तरीके से आँख से जो पानी आता है वो भी खराशदार होता है, आँख छिली हुई होगी। इसी तरीके से अगर किसी मरीज़ के कान के अंदर सिक्रीशन होती है, एक तो बदबूदार होगी और कान से निकल कर उसको छील देगी, और ये भी आर्सेनिक का खासा है। 9वीं अहम अलामत, इसकी अलामत सर्दी और सर्द चीज़ों से ज़्यादा होती हैं और गर्माइश से इसके मरीज़ को सुकून मिलता है, सिवाय सर की अलामत के, सर दर्द के। यानी सर दर्द इसके अपोजिट है, यानी मरीज़ को सर्दी लगती है ना, ठंडक से उसको उसकी तकलीफ बढ़ती हैं, लेकिन सर जो है ठंडक से उसको सुकून मिलता है। यानी अगर किसी बस में एक मरीज़ जा रहा है जिसको सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, शदीद सर्दियों में, लेकिन उसने सर जो है अपने बस की, कार की या ड्राइविंग से बाहर निकाला होता है ताकि उसके सर को ठंडक से सुकून मिल सके। तो ये कि अमूमी तौर पर इसका बुखार हो, उसकी बाकी कैफियत हों, उसके अंदर इसकी अलामत सर्दी से बढ़ती हैं। इसकी 10वीं अलामत मतली है, जो ग़िज़ा की खुशबू से और ग़िज़ा को देखने से बढ़ती है, और ये अलामत आपको जॉन्डिस में मिल जाएगी। यरकान के अक्सर मरीज़ों के अंदर ऐसा होता है कि मरीज़ ग़िज़ा की खुशबू से देखता है, वॉमिटिंग करता है और क्या करता है। इसी तरीके से रेनल फेलियर के बाद मरीज़ों की मतली के अंदर आपको ये मिलेगा कि जैसे खाना पकता है या खुराक देखता है, मरीज़ उबकाइयाँ करना शुरू कर देता है, तो वहाँ भी आर्सेनिक दवा है। इस तरीके से आप देखते हैं कि आर्सेनिक अमूमी तौर पर आप इसकी हाद और क्रॉनिक अमराज के अंदर इसकी कितनी अहमियत है।